नमस्कार। आरोह भाग 2 के काव्यखंड के पाठ 2, जिसके कवि आलोक धनवा जी हैं, इनका जीवन परिचय पढ़ने के पश्चात अब हम इनके द्वारा लिखित कविता पतंग इसका भावार्थ समझेंगे। पतंग इस कविता में कवि ने बाल सुलभ चेष्टाओं को उनके द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं को किस तरह से पतंग के माध्यम से उनमें उत्साह और आशा का संचार होता है, उन सब का चित्रण किया है। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया, सवेरा हुआ, यानी वर्षा ऋतु के जाने के पश्चात भादो माह जो बीत गया है, भादो जिसमें आकाश पूरी तरह से बादलों से घिरा होता है। भादो यानी एक तरह से अंधकार का प्रतीक है, और भादों के जाने के पश्चात यानी भादो बीतने के बाद जब तेज बौछारें चली गईं और शरद ऋतु का आगमन हुआ। शरद जो प्रकाश का प्रतीक है, कवि ने यहाँ व्यंग्यात्मक चित्रण के माध्यम से प्रकट किया है कि वर्षा ऋतु के जाने के पश्चात यानी भादो माह के बीतने के पश्चात जो सवेरा हुआ, शरद ऋतु का सवेरा, वो किस तरह है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यानी जिस तरह से खरगोश की लाल आंखें। इसमें कवि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि शरद ऋतु का सवेरा जो है वो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कह रहे हैं कि शरद ऋतु पुलों को पार करते हुए आ रहा है, तेजी से आकाश में अपने प्रकाश को फैला रहा है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। यानी चारों तरफ अभी तक जो भादो माह का अंधकार था उसे दूर करते हुए शरद ऋतु चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए और घंटी बजाते हुए, यानी बच्चों को आकर्षित करते हुए, शरद ऋतु के प्रकाश में और अच्छे मौसम में बच्चे, ऐसा लग रहा है कि जैसे शरद ऋतु पुलों को पार करते हुए साइकिल पर सवार होकर के और घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए उन बच्चों को जो पतंग उड़ाते हैं, उन्हें अपनी रोशनी के माध्यम से अपने चमकीले इशारों से उन्हें बुला रहा है, उन्हें आमंत्रित कर रहा है कि अब आकाश एकदम स्वच्छ हो गया है, मुलायम हो गया है, अब आप पतंग उड़ा सकते हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, यानी पतंग उड़ाने वाले बच्चों का जो समूह है उसे शरद ऋतु अपने इशारों से बुला रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, और आकाश इतना स्वच्छ हो गया, यानी जो भादो ऋतु में आकाश में भारीपन था पानी की अधिकता के कारण, वर्षा की बूंदों के कारण, अब वो भारीपन दूर हो गया है और आकाश पूरी तरह से मुलायम हो गया है कि पतंग ऊपर उड़ सके, जिससे पतंग जैसी नाजुक चीज ऊपर आकाश में उड़ सके। इसलिए आकाश को मुलायम बनाते हुए दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, पतंग जो कि दुनिया की सबसे हल्की और रंग बिरंगी बच्चों की खेलने की सामग्री है, वो उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, और दुनिया का पतंगी कागज जो बहुत ही पतला होता है वो उड़ सके, ऐसे आकाश को बनाते हुए। और पतंग में बांस की लकड़ी लगाई जाती है, बांस की सबसे पतली कमानी, यानी बांस एक तरह की लकड़ी है जो पतंग को बनाने में प्रयोग की जाती है, वो उड़ सके और शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यानी बच्चे जो पतंग उड़ा रहे हैं वो इतने प्रसन्न हैं कि वो सीटियों और किलकारियों से
पूरा वातावरण गूंजने लगता है और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और शरद ऋतु में वर्षा समाप्त होने के पश्चात चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और इन सब से इसलिए तितलियों का भी आगमन पूरी तरह से हो जाता है। तो शरद ऋतु का मौसम जो है उसमें बच्चों की सीटियों, किलकारियों और तितलियों की जो नाजुक दुनिया है वो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास यानी रुई। यहाँ कवि बच्चों को बताते हुए कह रहे हैं कि बच्चे जन्म से ही अपने अंदर कपास जैसी कोमलता लेते आते हैं। यानी जैसे कपास मुलायम होती है उसी तरह बच्चों का नाजुक शरीर पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बच्चों के पैर जो एक भी मिनट के लिए कहीं नहीं टिकते हैं, उनमें इतनी अधिक ऊर्जा होती है, इतनी गतिशीलता होती है कि वो पूरी पृथ्वी को ऐसा लगता है कि अपने कदमों से ही नाप लेना चाहते हैं। उस समय जब वो पतंग उड़ाते रहते हैं, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, यानी पतंग को उड़ाते हुए या पतंग कोई जब कट कर गिरती है तो उसे पकड़ने के लिए जब वो अपनी सुध बुध खो करके बेसुध होकर के दौड़ते हैं छतों को भी नरम बनाते हुए, तो उस समय उन्हें छत जो है वो एकदम नरम मुलायम लगती है। उनके पैरों में ऐसा नहीं लगता कि कहीं से कोई बाधा आ रही है, कोई कंकड़ गिट्टी आ रही है, उन्हें ऐसा नहीं लगता, बल्कि वो छत उन्हें एकदम कपास की तरह मुलायम लगती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और चारों दिशाओं में कहीं भी उन्हें जाने से कोई रोक टोक नहीं सकता, और मृदंग की तरह यानी चारों तरफ किलकारियों, सीटियों और खुशियों का वातावरण होता है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, यानी पतंग को ऊंचाई तक ले जाने के लिए जब वो उसे उसमें पेंग भरते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, उस समय वो जैसे पेड़ों की डालें लचीली होती हैं और पूरे वेग के साथ जब उनका हिलना ढुलना उसी तरह से, यानी अपने अनुसार वो जिस दिशा में जाना चाहती हैं स्वतः चली जाती हैं। उसी तरह बच्चे भी पतंग उड़ाते समय उसकी डोर को पकड़े हुए उसी तरह से लचीलेपन के साथ वो उस प्रक्रिया में लगे रहते हैं और छतों के खतरनाक किनारों तक, और पतंग उड़ाते समय वो छत के किनारे तक पहुंच जाते हैं जहां से गिरने का खतरा बहुत अधिक होता है, लेकिन उन्हें वो खतरा नहीं दिखाई देता है। छत के खतरनाक किनारों तक, यानी वो बच्चे छत के खतरनाक किनारों पर भी बहुत ही आसानी से चले जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, लेकिन उन खतरनाक किनारों से बचने से उन बच्चों को सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, यानी उनके शरीर में जो रोमांचक स्थिति उत्पन्न हो गई है वही उन्हें उस किनारे से गिरने से बचाता है। वो अपने आप उस स्थिति से स्वयं को बचा लेते हैं और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, और पतंग जो आकाश में बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुकी होती है एक डोर के माध्यम से, उसकी पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, यानी उन्हें सहारा देती है। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, यानी केवल एक धागा है जो पतंग की डोर से बंधा हुआ है, उसी के सहारे ऐसा लगता है बच्चे भी उसके साथ साथ उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र यानी जो उनके सांस लेने की गति है उसके साथ साथ वो भी ऊंचाई पर उड़ते हुए महसूस करते रहते हैं खुद को। और इस स्थिति में इस ऊंचाई से यदि उन्हें छत के किनारों का कोई आभास नहीं कर पाते, वो नहीं उनका ध्यान जाता, तो उस समय अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं। लेकिन कभी थोड़ी सी
असावधानी के कारण यदि बच्चे कभी छत के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं और उसके बाद जब वो बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर, तब उनका उत्साह और अधिक बढ़ जाता है। दोगुने उत्साह के साथ वो निडर होकर के सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। यानी अब उनका जो डर था वो पूरी तरह से गायब हो जाता है और वो और अधिक उत्साह के साथ और अधिक आत्मविश्वास के साथ इस प्रक्रिया में लग जाते हैं और पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास और ऐसा लगता है कि जैसे वो इस पूरी पृथ्वी को एक ही बार में नाप लेना चाहते हैं अपनी पतंग की ऊंचाई और उसकी गति के आधार पर। वो इस पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहते हैं। यानी पतंग बच्चों का एक ऐसा खेलने का माध्यम है जो उनके अंदर आत्मविश्वास, उत्साह, आशा इन सब का संचार करता है। यानी बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण में पूरी तरह से पतंग सहायक होती है। और इस कविता में कवि ने मानवीकरण अलंकार का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। इसके साथ ही साथ उपमा, अनुप्रास, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का भी प्रयोग किया है। और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि ने उसका चित्रण किया है कि किस तरह से मनुष्य की तरह वह साइकिल पर सवार होकर के आता है। इस प्रकार से इस कविता को पढ़ने के पश्चात अब हम अगली वीडियो में अभ्यास कार्य के प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।